नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। तो आपको बता दें, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने उत्तराखंड में सड़क, राजमार्ग, आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा की। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, सड़क सुरक्षा, पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी चली और प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति पर भी विचार किया गया। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क प्रदेश की आर्थिक विकास, पर्यटन, चारधाम यात्रा, सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्य को हर संभव सहयोग दिलाने का भरोसा भी दिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, होमगार्ड वर्दी घोटाले में सीएम धामी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें, वर्दी घोटाले में सीएम धामी ने डीआईजी के निलंबन के आदेश दे दिए हैं। डीआईजी को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं मामले में जांच के भी आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, घोटाले में निदेशक अमिताभ श्रीवास्तव निलंबित हो चुके हैं। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई जो है सीएम धामी की तरफ से देखने को मिली है। आपको बता दें, सीएम धामी ने जांच समिति गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री खरीद से जुड़े घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर निदेशक होमगार्ड अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति यानी एसआईटी गठित करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं प्रकरण वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान होमगार्ड्स के लिए वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें टेंडर प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। आपको बता दें, महानिदेशक होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा देहरादून की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव और नियमों के उल्लंघन की भी बात सामने आई थी, जिसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। सीएम धामी के निर्देश पर आपको बता दें, डीआईजी को सस्पेंड कर दिया गया और मामले में एसआईटी के जांच के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, वर्दी घोटाले मामले में सीएम धामी की तरफ से ये बड़ा आदेश जो है वो दिया गया है, जिसमें डीआईजी को निलंबित कर दिया गया, और क्या कुछ जानकारी है, किन किन अधिकारियों पर ये कहर जो है वो देखने को मिला है? पूरे मामले पर ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ा संदेश देने का काम यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार करने वालों में जो भी आरोपी होगा, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या फिर आम व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। ये कह सकते हैं कि 2024-25 में जो होमगार्ड्स में वर्दी घोटाला जो हुआ था, यानी वर्दी के जो उपकरण खरीदे जाते थे, चाहे वो कपड़ा का हो, बैलेट का हो या दूसरी चीजें हो, उस मामले में यहाँ पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। उसकी जांच यहाँ पर विभागीय स्तर पर की गई थी, महानिदेशक स्तर पर उसकी जांच यहाँ पर हुई थी। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि महानिदेशक स्तर के से ही जो ये जांच की जो अभिव्यक्ति जो आगे दी गई थी, उसी के आधार पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये निलंबन की कार्रवाई के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। और अब ये कह सकते हैं कि जो इस समय होमगार्ड के जो कमांडेंट थे अमित श्रीवास्तव, डीआईजी अमित श्रीवास्तव, डिप्टी कमांडेंट, उनके ऊपर ये पूरी कार्रवाई की जांच यहाँ पर गिरी है। होमगार्ड वर्दी घोटाले में ये उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई यहाँ पर है, उनका निलंबन यहाँ पर कर दिया गया। और इसके अलावा पूरी विस्तृत जांच के लिए भी मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर कह दिया गया कि एक संयुक्त जांच समिति यहाँ पर बनाई जाएगी, जो इस पूरे प्रकरण को जांचने का काम यहाँ पर करेगी। पूरे जो मामला है उस मामले की तह तक जाने का काम यहाँ पर करेगी। किस स्तर पर ये कह सकते हैं कि घोटाले की जो ये भ्रष्टाचार की जो बिल्कुल। अभय, क्या एसआईटी की जांच में ये माना जाए कि किसी और बड़े अधिकारी पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि डीआईजी को तो निलंबित कर दिया गया है?
जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि सिर्फ एक अकेले डीआईजी ये जो डिप्टी कमांडेंट है यही एक पूरे मामले पर नहीं हो सकते हैं, जी। क्योंकि जिस प्रकार से टेंडर की जो प्रक्रिया होती है विभागीय स्तर पर, जब टेंडर यहाँ पर डाला जाता है तो उसमें एक अधिकारी नहीं बल्कि 3 से 4 अधिकारी यहाँ पर होते हैं जो टेंडर प्रक्रिया को देखने का काम यहाँ पर करते हैं। तो ऐसे में ये जो संयुक्त जांच समिति यहाँ पर बनाई जाएगी ये उस पूरी टेंडर प्रक्रिया को परखने का काम यहाँ पर करेगी। और ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से ये पूरा घोटाला सामने आया है तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि कुछ और लोगों पर भी बड़ी गाज यहाँ पर गिर सकती है। निलंबन की कार्रवाई या फिर भ्रष्टाचार में दूसरी जो कार्रवाई शासन स्तर पर होनी चाहिए उसको करने का काम वहाँ पर किया जा सकता है। ये बिल्कुल। अब है क्या कोई बड़ा चेहरा या बड़ा नाम भी सामने आया है इस मामले में? अब है आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। अब है क्या कोई नया चेहरा या बड़ा चेहरा इस मामले में सामने आया है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक अमित श्रीवास्तव जो डिप्टी कमांडेंट हैं डीआईजी उनके एक अकेला नाम यहाँ पर नहीं हो सकते। इसके अलावा भी कुछ और अधिकारी इस पूरे जांच के दायरे में यहाँ पर आते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार छोटा भ्रष्टाचार नहीं हुआ। एक ये कह सकते हैं कि होमगार्ड सेवा पर जो सवाल निशान यहाँ पर उठे, प्रशासनिक सेवाओं की जो कार्य शैली है उस पर सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं, उसको किस प्रकार से यहाँ पर साफ किया जा सकता है, उस स्वच्छ छवि को कैसे यहाँ पर लाया जा सकता है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हुई है। और ये कहा जा सकता है कि जो जांच समितियां बनेगी उसमें पूरी तरीके से उन सब प्रक्रियाओं को सम्मिलित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा, ताकि जो आरोपी है उन सभी आरोपियों को यहाँ पर दंडित करने का काम किया जा सके। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सीएम धामी की तरफ से ये बड़ा निर्देश जो है वो दिया गया है। देखना होगा कि एसआईटी की जांच में क्या कुछ खुलासे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यूसीसी लागू होने के 1 साल पूरे होने के अवसर पर 27 जनवरी को उत्तराखंड के सभी जिलों में भव्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राजधानी देहरादून में भी विशेष कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री और कई मंत्री उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने धामी सरकार से पिछले साल 27 जनवरी को ऐतिहासिक फैसला लिया था, इसको लेकर भी धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो प्रदेशवासियों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लागू होने के बाद नागरिकों को मिले समान अधिकारों और विवाह पंजीकरण की जानकारी शेयर करना होगा। तो आपको बता दें, यूसीसी के 1 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम जो है वो उत्तराखंड में किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। समान अधिकारों का प्रचार कार्यक्रम इसका मुख्य उद्देश्य होगा। देखिए, पिछले वर्ष 27 तारीख से जब से यूसीसी लागू हुआ और मीडिया के जो हमारे अलग अलग माध्यम हैं उनके माध्यम से भी हम लोगों ने एक व्यापक जन जागरूकता का कार्यक्रम इसमें चलाया और आने वाले 27 को जब इसके 1 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि इसको लेकर के और व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। जो किसी की अगर कोई सुझाव है, जो पोर्टल बना है पोर्टल से संबंधित उसको भी आमंत्रित किया जाए। पहले भी पोर्टल में कई शिकायतें और सुझाव आए थे जिनको दूर करके उनका सरलीकरण किया गया है और एक बड़ी संख्या में आप देखेंगे जो शादी का पंजीकरण है वो हुआ है। यूसीसी के बाद जो मातृशक्ति है, सबको समानता का अधिकार मिला है और समाज में अगर देखें चाहे सामाजिक सशक्तिकरण हो या आर्थिक स्वतंत्रता की बात हो, यूसीसी प्रदान करती है। तो हम लोगों के लिए बड़े गर्व का विषय है। आगामी 27 तारीख को 1 वर्ष पूरा करने पर हम लोग इसका वार्षिक समारोह का आयोजन करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड सरकार ने आम बजट 2026-27 की तैयारी तेज कर दी है। आपको बता दें, राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बजट सत्र की तारीखों का ऐलान करने के लिए अधिकृत किया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से प्राप्त प्रस्तावों का अध्ययन शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें, वित्त सचिव दिलीप जवालकर के अनुसार अब इन प्रस्तावों का विश्लेषण किया जा रहा है और केंद्र सरकार के आम बजट के सार्वजनिक होने के बाद राज्य का बजट अंतिम रूप दिया जाएगा। तो आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने अब आम बजट की तैयारी शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने प्रस्तावों का अध्ययन भी शुरू कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, केंद्र के बाद राज्य बजट को भी अंतिम रूप दिया जाएगा।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अल्मोड़ा नगर निगम बनने के बाद पहली बार मेयर और नगर आयुक्त की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई, जो हंगामेदार रही। आपको बता दें, शहरवासियों ने सफाई, अतिक्रमण, प्रकाश व्यवस्था और ड्रेनेज जैसी समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। निगम प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश कर्मचारियों को दिए। नगर आयुक्त सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि पहली जन सुनवाई में नागरिकों की समस्या को गंभीरता से लिया गया और उनका निस्तारण किया गया। शीघ्र ही डोर टू डोर कूड़ा संग्रह प्रक्रिया लागू किया जाएगा। आपको बता दें, अभी तक निगम को समुचित बजट नहीं मिला है, इसके लिए प्रयास जो है वो जारी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा अभी एक हफ्ते पहले मैंने चार्ज लिया है, तो जो यहाँ के नागरिक हैं उन लोगों की कुछ जो समस्या है, जो कैसे हम लोग नगर निगम को सुधार कर सकते हैं, कैसे इसमें सौंदर्यीकरण कर सकते हैं और क्या आम जनता को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पर जन सुनवाई रखी थी, जिसमें कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो निकल के आई हैं, बहुत सी समस्या निकल के आई हैं, जिसमें कि कुछ जो समस्या है उनका समाधान तो पहले ही जो हमारे यहाँ के पार्षद हैं उन लोगों ने यहाँ पर रख दिया गया था, क्योंकि इससे पहले 2 बोर्ड मीटिंग हो चुकी थी और उसमें उनके आधे से अधिक जो समस्या है उसमें हल हो गई थी। ये प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके थे, तो उसी के क्रम में अब हम उनके कोटेशन भी जारी कर रहे हैं। और साथ के साथ कुछ नई समस्या आई थी जिसमें कि हमको अन्य विभागों से भी संपर्क करना पड़ेगा। जबकि बात है कि अल्मोड़ा नगर निगम जो इतनी पुरानी नगर पालिका भी रही है, उसमें अभी तक डोर टू डोर कलेक्शन का कोई भी यहाँ पर प्रोसेस नहीं था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव रखा है कि इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि डोर टू डोर कलेक्शन भी हम लोग इसका स्वीकृत करा सकें। और अतिक्रमण को लेकर भी बात उठी है, तो हमारी एक टीम अब इसमें सर्वे करेगी, जिसमें कि बजट में भी इसमें देख रही थी क्योंकि इसमें 25-26 में बहुत से हमारे मदे हैं, उसमें बजट नहीं आ रखा, तो उसके हम लोग इसमें अभी बजट मंगा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि क्योंकि बजट मंगाना हम लोग तो सिर्फ एक एस्टिमेट तैयार करके हम लोग ये भेज रहे हैं, तो बजट हम लोग इसमें मंगा रहे हैं क्योंकि बहुत सी चीजें जो हमको पता लगी हैं, अभी तक 1 साल से ऊपर हो गया है, इसमें फंड नहीं आए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में बढ़ती ठंड और बारिश के बीच जिलाधिकारी सविन बंसल ने रात्रि औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शहर के चाक चौराहों पर अलाव व्यवस्था का जायजा लिया और रैन बसेरों में ठहरे जरूरतमंदों से बातचीत की। डीएम ने साफ सफाई, गर्म पानी और बिस्तरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और नगर निगम और तहसील प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए। तो आपको बता दें, शीतलहर के बीच डीएम का रात्रि औचक निरीक्षण देखने को मिला। डीएम सविन बंसल ने अलाव व्यवस्था का जायजा लिया। लगातार बारिश और बढ़ती ठंड से अलर्ट मोड पर पूरा प्रशासन जो है वो नजर आ रहा है। रैन बसेरों में ठहरे जरूरतमंदों से डीएम ने सीधे बातचीत की, उनकी जरूरतों को समझा। नगर निगम और तहसील प्रशासन को भी कई सख्त दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए। तो सविन बंसल ने यह औचक निरीक्षण किया। साफ सफाई, सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्था है रैन बसेरों में, इसका भी जायजा लिया। लोगों से सीधे संवाद किया और उनकी जरूरतों को समझकर जल्द से जल्द उनके निस्तारण के भी आदेश दिए। इसके साथ ही नगर निगम को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग जरूरतमंद हैं उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए, उन्हें ब्लैंकेट की व्यवस्था दी जाए और रैन बसेरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा डिजिटल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन नेटवर्क की कमी और जनता की कम रुचि बड़ी चुनौती बन रही है। आपको बता दें, देहरादून की सरकारी अस्पतालों में डिजिटल पर्चा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके संबंध में लगातार शिकायतें विभाग को मिल रही हैं। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी देहरादून का कहना है कि नई चीजें शुरू होने में कठिन लगती हैं, लेकिन जल्द ही लोग डिजिटल पर्चा बनाने में सहजता और राहत महसूस करेंगे। कोई भी नई चीज आती है तो समय लगता है उसको करने में। अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है उस तरह की, और थोड़ा सा केवल इंटरनेट लोग यूज नहीं करना जानते हैं, तो ये इंडिविजुअल लेवल पर बनाने में उनको समस्या आ रही है कई बार, जिससे आधा अगर आईडी बनाई भी जाती है और अस्पताल में बनाई जाती है तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही नहीं होते, या कई लोग शेयर नहीं करना चाहते। तो ये समस्या तो है, लेकिन आप देखते हैं धीरे धीरे जैसे डिजिटल जब आया था, समय मनी ट्रांसफर की बात आई थी, सब चीज आई थी, तो लोगों में काफी इस बात को लेकर के इनर्शिया था, लोगों ने विरोध भी करते थे। तो हर चीज नई चीज का थोड़ा सा जिसमें लोगों को थोड़ा परेशानी होती है स्टार्टिंग में, उसका लगता है लोगों को क्यों किया जाए, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे लोग इसको कर रहे हैं
और आने वाले समय में मैं कहता हूँ कि आभा आईडी के माध्यम से सब लोगों का जो उपचार भी प्रदान किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन भी उसके माध्यम से होगा, ऐसा प्रयास किया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धनौल्टी में इस सीजन की पहली बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है और पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई है। आपको बता दें, धनौल्टी, सुरकंडा देवी, कदूखाल और नाग टिब्बा में हल्की से मध्यम बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई है। बर्फबारी से स्थानीय लोगों और पर्यटकों में उत्साह और पर्यटन कारोबार में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने फिसलन को देखते हुए सतर्क रहने की भी अपील की है। आपको बता दें, तहसीलदार बीरम सिंह पंवार ने कहा कि सड़क से बर्फ हटाने के लिए विभाग तैयार है और पर्यटकों को सुरक्षित यात्रा की सलाह दी गई है। धनौल्टी तहसील में इस सीजन की ये पहली बर्फबारी हुई है और इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट था और जो रोड पर बर्फ गिरने वाली है उसके लिए पीडब्ल्यूडी, एनएच डिवीजन डोईवाला और एनएच देहरादून को अवगत करा दिया गया है। साथ ही जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं उन सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि ड्राइव करते टाइम थोड़ा सेफली अच्छे ध्यान से चलाएं गाड़ी को। बाकी प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां उनके लिए पूर्ण रूप से कर ली गई हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के नैनीताल, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल के बीच पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के दौरान एसडीआरएफ टीमों ने त्वरित और समन्वित रेस्क्यू कार्रवाई जो है वो जारी की है। आपको बता दें, रामगढ़, मुक्तेश्वरा, धनाचुली ब्रांड क्षेत्र में फंसे वाहन और यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं धानाचूली बैंड में जेसीबी मशीन की मदद से 20 से 25 वाहन मुक्त किए गए हैं। आपको बता दें, पोस्ट की टीम ने बर्फ में फंसे 8 लोगों को सुरक्षित पहुंचाया है, जबकि उत्तरकाशी में एसडीआरएफ ने लगभग 75 लोगों को बचाया। सभी प्रभावित लोग सुरक्षित और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। तो आपको बता दें, एसडीआरएफ की टीम ने कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। आपको बता दें, जो लोग फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। तो मौके पर एसडीआरएफ टीम ने लगभग 75 लोगों को बचाया है। भारी बर्फबारी के दौरान एसडीआरएफ की ये त्वरित कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। भारी बर्फबारी के कारण विभिन्न स्थानों पर लोग फंसे हुए थे, जिसके लिए तुरंत से यानी त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों को बचा लिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून और टिहरी जनपद में खराब मौसम और बर्फबारी के कारण कल स्कूलों में छुट्टी रहेगी। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर कक्षा 1 से 12वीं तक के समस्त शासकीय और अशासकीय और निजी विद्यालयों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का निर्देश दिया है। राज्य में बारिश और बर्फबारी को देखते हुए निर्णय लिया गया है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। तो आपको बता दें, देहरादून, टिहरी में खराब मौसम के चलते स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद किए गए हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें, बारिश और बर्फबारी को देखते हुए ये बड़ा निर्णय जो है प्रशासन की तरफ से लिया गया है। तो देहरादून और टिहरी में खराब मौसम के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया है। डीएम की तरफ से ये बड़ा आदेश जो है वो दिया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो ठंड को और बर्फबारी को देखते हुए ये बड़ा निर्णय जो है वो प्रशासन की तरफ से लिया गया है। बर्फबारी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो खराब मौसम के चलते स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने का ये बड़ा निर्देश जो है वो प्रशासन की तरफ से दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रामनगर के आम डंडा क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर में आग लगने की घटना सामने आई है। सूचना मिलने पर फायर स्टेशन से एक फायर यूनिट आवश्यक अग्निशमन उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया है, जिससे आसपास के क्षेत्र में आग फैलने से रोका गया।
वहीं आपको बता दें, अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग से घर का सामान जैसे बेड, गद्दा और अन्य सामग्री जलकर नष्ट हो गई है। इसके अलावा गौशाला में बंधी एक गाय आग की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गई है। हालांकि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि आग लगने का कारण गौशाला में बंधी गाय के लिए लगाई गई अंगीठी थी, जिसके कारण आग लग गई थी। तो रामनगर के आमडंडा क्षेत्र में ये भीषण आग लगी थी। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझा लिया है। किसी जनहानि की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन घर में रखा हुआ कुछ सामान जो है वो जलकर राख हो गया। इसके साथ ही आपको बता दें, गौशाला में बंधी गाय भी जो है बुरी तरह से झुलस गई है। तो आपको बता दें, रामनगर में ये बड़ा हादसा हुआ है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण को लेकर जिला अधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए ध्वस्तीकरण अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें, जिला अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि की एक एक इंच बचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण या ऐसे मामलों में मिलीभगत पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी क्रम में वेस्ट गांव गंगोड़ा में वन भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कब्जा ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि आगे भी सरकारी और वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। तो जिला अधिकारी के निर्देश पर यह ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की यह सख्ती जो है वो देखने को मिली है। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि अवैध जमीनों पर बनाया गया ये कार्य ध्वस्त किया जाएगा। प्रशासन का बुलडोजर जो है वो चलता रहेगा। जिला अधिकारी के निर्देश पर ये अभियान जो है वो शुरू किया गया है। वन भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए ये कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। अतिक्रमण के खिलाफ ये सख्ती प्रशासन की तरफ से देखने को मिला है। तो जिला अधिकारी के निर्देश पर ध्वस्तीकरण अभियान जो है वो शुरू किया गया है। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।